नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन विद अनिल में। मैं आपका होस्ट अनिल चौधरी लिखे हैं उन्हें वीडियो। दोस्तों, आपके सामने 20 MCQs की वीडियो आ चुकी है। 20 के 20 ऐसे कठिन प्रश्न हैं जिनके आंसर थोड़े से टफ रहेंगे बताने में, और जो मैं कंसेप्ट बताता हुआ चलूंगा हर क्वेश्चन के साथ वो एकदम बेहतरीन रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं आप जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, और जो नए स्टूडेंट्स हैं तो वो अभी लाइक ना करें, पूरी वीडियो देखें, हम आपको मजबूर कर देंगे वीडियो को लाइक करने पर। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को तुरंत दबा दीजिए ताकि जो भी मैं आगे वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर आए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की कंप्लेंट रहती है कि आप वीडियो डाल देते हैं पर हमारे पास यूट्यूब पर शो नहीं होती है। उसके पीछे जो रीज़न है वो यही है कि आपने नोटिफिकेशन बेल नहीं दबा रखी है, तो दबा दीजिए। एक हफ्ते 10 दिन में एक वीडियो डलती है, अगर वो वीडियो भी आप मिस कर देते हैं तो मेरे हिसाब से प्रिपरेशन में थोड़ी सी कमी रह जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन क्या था दोस्तों, लास्ट टाइम का होमवर्क। गुजरात में दुनिया के सबसे बड़े नरेंद्र मोदी स्टेडियम का उद्घाटन किसने किया? हु इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड लार्जेस्ट नरेंद्र मोदी स्टेडियम इन गुजरात? तो किसने किया दोस्तों? सही बताया आपने एकदम। यहाँ पे जो आंसर है यहाँ पे वो आपका बी ऑप्शन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब कि भारत के राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे पहली चीज हमने इस क्वेश्चन में बता दी है कि ये सबसे बड़ा स्टेडियम है क्रिकेट का। ठीक है दोस्तों, वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टेडियम है जैसे कि क्वेश्चन में ही बता दिया गया था। और इस स्टेडियम को पहले किस नाम से जाना जाता था? मोटेरा स्टेडियम जाना जाता था। कौन सा स्टेडियम दोस्तों? मोटेरा स्टेडियम। याद रखें, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या पता नरेंद्र मोदी स्टेडियम ना है। ठीक है, आप स्टेडियम को देख सकते हैं और करीबी से कि कैसा ये स्टेडियम दिखता है अंदर से। इसकी जो कुल कैपेसिटी है, ठीक है दोस्तों, इसकी जो कुल कैपेसिटी है वो कितनी है? अगर पेपर में आ जाए, वैसे ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है पर आपकी जनरल नॉलेज के लिए एक अच्छा क्वेश्चन है। तो 1,32,000 कैपेसिटी है इसकी, मतलब कि 1,32,000 लोग इसमें बैठ सकते हैं। 2021 में इसका दोबारा से उद्घाटन हुआ है क्योंकि ये सबसे बड़ा स्टेडियम बना दिया गया है। ठीक है दोस्तों, लेकिन अभी तक क्योंकि इसमें इस लेवल के मैच हो नहीं पाए हैं कोरोना की स्थिति के कारण, अभी इतने इंटरनेशनल मैचेस हो नहीं रहे हैं। तो अभी तक जो फिलहाल में सबसे ज्यादा इसमें देखे गए हैं तो 1 लाख लोग देखे गए हैं, और वो किसी स्पोर्ट्स की वजह से नहीं देखे गए हैं, वो आपके नमस्ते ट्रंप, जो कि आप जानते होंगे फेब्रुवरी 2020 में जब यहाँ पे यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो उस टाइम पे 1 लाख से भी अधिक लोग स्टेडियम में देखे गए थे। ठीक है दोस्तों, अगर इसका उद्घाटन पूछा जाए कि भाई मोटेरा स्टेडियम जो है, मोटेरा स्टेडियम ये बना कब था, तो आपको पता होना चाहिए 1983 में। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। इसका रिनोवेट होके रेडी हो गया था आपका 2020 में। ठीक है, 2017 से ये हालांकि बनना स्टार्ट हो गया था, 2015 में डिसीजन ले लिया गया था। तो याद रखें 1983 यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। और वीडियो थोड़ी सी लंबी रहेगी क्योंकि काफी अच्छे अच्छे आज क्वेश्चंस लिए हैं, खुद बना के डाले हैं, आपको अच्छे भी लगेंगे। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन, खेल मंत्रालय ने किस स्वदेशी खेल को शामिल करने की मंजूरी दी है? द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हैज अप्रूव्ड द इंक्लूजन ऑफ विच इंडिजीनियस स्पोर्ट्स? तो स्वदेशी खेल मतलब कि इंडिजीनियस स्पोर्ट्स कौन से होते हैं दोस्तों? जो हमारे देश के खुद के जो खेल हैं, ठीक है, उनको हम इंडिजीनियस या स्वदेशी खेल कहते हैं। तो इसमें क्या ऑप्शन सही रहेगा? सही बताया, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज। मतलब कि चारों के चारों गेम, जैसे यहाँ पे जो चारों गेम है, गटका, कलियरपट्टू, थंगता और मल्लखम। ठीक है, एक एक करके सबकी बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले कौन सा आता है दोस्तों? तो गटका आता है, जो कि कहाँ से आया है ये गेम? तो पंजाब से आया है। जो ट्रेडिशनल फाइटिंग स्टाइल है, जो आपने देखे होंगे पंजाब में जो सिख्स हैं, जिनको हम स्पेशली निहंग सिख वॉरियर्स, जो आपने अगर देखा हो जो अभी दंगे हुए थे लाल किले पे, उसमें ज्यादातर टीवी पे जो सीन्स दिखाए गए हैं उसमें जो नीले कलर की जो ड्रेस पहन के वो हाथ में तलवार है, शील्ड है, तो वो निहंग सिख वॉरियर्स हैं। हमेशा से इनको जाना जाता है कि ये कभी डरते नहीं है और हमेशा आगे आते हैं, अपनी बात को रखते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब कि तलवार चलाने से पीछे नहीं हटते हैं। और फोटो में आप देख सकते हैं किस तरीके से खेल खेला जाता है। इसके बाद आता है आपका सेकंड गेम थंगता, जो मणिपुर से लिया गया है। ये भी एक स्वॉर्ड फाइटिंग मतलब कि तलवारबाजी का एक गेम है। इसकी फोटो भी आप देख सकते हैं। अगला अगर हम देखें तो मल्लखम, ये तो आप फेमस गेम है, आप जानते होंगे किस तरीके से इसमें
एक लंबा सा पोल होता है लकड़ी का, उसके ऊपर हम मतलब कि एक्रोबैटिक्स करते हैं ग्रेविटी को जीरो मान के, क्योंकि ग्रेविटी हमें नीचे खींचती है पर हम उसको इग्नोर करते हुए अब इतनी मेहनत से उसके ऊपर स्टंट करके दिखाते हैं। जैसे आपके सामने एक सुंदर सा बच्चा है और किस तरीके से 3 पोजेस करके दिखाए हैं इसने। एक फोटो और देख लेते हैं, ये कोई प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं, ये कैसे बैलेंस बना रहे हैं एक हाथ से। ठीक है, अगला अगर हम गेम देखें सबसे लास्ट, तो वो क्या है दोस्तों, कलियर है पट्टू। ठीक है, ये कहां से लिया गया है, तो ये केरला से लिया गया है। मैं इसलिए बता रहा हूं, पेपर में हो सकता है ये आ जाए कि भाई मल्लकम कहां से है, ठंगटा कहां से है, गटका, कलियर पट्टू। तो याद रखें केरला से है। ये भी आपका एक तलवारबाजी जैसा गेम है। और आप जानते होंगे जो हमारे फेमस एक्टर विद्युत जामवाल हैं, वो भी इसी के एक अच्छे मतलब इंटरेस्ट रखते हैं इस गेम में, एक अच्छे खिलाड़ी रह चुके हैं। और ये है तो है क्या, एक मार्शल आर्ट फॉर्म ऑफ केरला। ठीक है, एक मार्शल आर्ट की एक मतलब कि एक फॉर्म देखी जाती है इसको। ठीक है, तो आई विश ये सारे के सारे चारों ऑप्शंस क्लियर हो गए हैं, डी इसका आंसर है। थर्ड क्वेश्चन, वर्तमान में वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2021 में किस भारतीय ने स्वर्ण जीता? करंटली हु इंडियन वॉन गोल्ड इन वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2021? तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, सही बताए, सिंगराज जी इसका आंसर है। ठीक है, सिंगराज जी, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं निशानेबाजी कर रहे हैं, और ये इनकी एक पासपोर्ट साइज फोटो हमने ढूंढ के निकाली है। हालांकि क्योंकि हमारे इंडिया में स्पोर्ट्स की इतनी अहमियत आज भी नहीं है, तो ऐसे ऐसे इतने अच्छे अच्छे जो वैल्यूएबल प्लेयर्स हैं इनका भी डाटा निकालना काफी मुश्किल हो जाता है। पर मैं कोशिश करता हूं कि आपके सामने हर प्लेयर का चेहरा लेके आऊं, ताकि आप उसको याद रखें, उसको कभी आपको पता चले तो उसको आप वैल्यू दे पाएं। ठीक है दोस्त, तो इनका अगर पूछा जाए तो कौन से इवेंट में था, तो 10 मीटर मेंस एयर पिस्टल में। ठीक है दोस्तों, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। अब आ जाते हैं आज के बेहतरीन क्वेश्चंस पे, काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आगे आप देखते जाएंगे तो खुद ही आज आप बोलेंगे। फोर्थ क्वेश्चन, राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी का गठन कब किया गया था? नेशनल कैडेट कॉर्प्स एनसीसी वाज फॉर्म्ड इन। तो दोस्तों कब किया गया था? तो सही बताया आपने एकदम, ये तो आप बता देंगे 1948 में किया गया था। ठीक है, इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा डीप चलते हैं, ठीक है दोस्तों, तो अगर हम डीप जाते हैं इसमें, तो एनसीसी जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि 1948, अगर पूरी डेट पूछ ली जाए प्रॉपरली तो आप क्या बताएंगे, कौन सी डेट को हुआ था? तो 15 जुलाई। ठीक है दोस्तों, 15 जुलाई 1948। ठीक है, अच्छा पॉइंट बनता है, पेपर में आ सकता है। इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए तो दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसका मोटो क्या है दोस्तों? तो मोटो है इसका यूनिटी एंड डिसिप्लिन। मैं यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूँ, यूनिटी एंड डिसिप्लिन, जैसा कि इसके पूरे लोगों में ही दिखता है, एकता और अनुशासन। हालांकि जो सजेशंस आए थे उनमें बहुत सारे सजेशंस थे, 2 वर्ड उनमें यूनिटी एंड डिसिप्लिन भी थे, तो एक ड्यूटी भी था, ड्यूटी को नहीं लिया गया। ये 12th CAC मीटिंग, मतलब कि 12th सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी इनकी बैठी थी, उसमें 1980, याद रखें 1980, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसी में इस लोगो को परमानेंट किया गया, इस लोगो को चुना गया, और आज तक यही लोगो चलता आ रहा है। तो 1980 याद रखें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आई विश ये समझ आ गया होगा। फिफ्थ क्वेश्चन, रविंद्र पाल सिंह और M.K. कौशिक जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस खेल से संबंधित हैं? रविंद्र पाल सिंह एंड M.K. कौशिक हु डाइड रिसेंटली आर रिलेटेड टू विच गेम? तो अगर आप हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इन चीजों से जुड़े हुए हैं तो आप तक ऐसी इंफॉर्मेशन और क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो फिलहाल हमने डाली थी एक पोस्ट कि किस तरीके से इनका अभी निधन हो गया है, कोविड के कारण ये दोनों महान हस्ती हमें अलविदा करके चली गई हैं। ठीक है दोस्तों, महान किस लिए, जो 1980 के जो मॉस्को ओलंपिक गेम्स, ठीक है, मॉस्को ओलंपिक गेम्स, उसमें हमारे हॉकी, इंडियन नेशनल हॉकी टीम का मेडल था। कौन सा मेडल था? गोल्ड मेडल था। ये लास्ट टीम गोल्ड मेडल है हमारी इंडिया की तरफ से 1980 में जो आया है। ठीक है, तो उसमें ये दोनों खिलाड़ी थे। ठीक है दोस्तों, M.K. कौशिक सर और रविंद्र पाल सिंह सर। ठीक है, तो याद रखें, फोटो आपके सामने है, आप इनको देख सकते हैं, काफी फेमस हैं, दोनों के दोनों जाने जाते हैं अपने गेम के उसके लिए कि कितने अच्छे खिलाड़ी रह चुके हैं ये। ठीक है, 6th क्वेश्चन, किस वर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने वर्ल्ड नंबर 1 रैंक का ताज पहना? इन विच ईयर बैडमिंटन प्लेयर साइना नेहवाल क्राउंड वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग? तो इस पे मैं थोड़ा सा डिस्कशन करने जा रहा हूं, तो आप भी ध्यान दें। ठीक है,
तो जैसा कि आप जानते हैं साइना नेहवाल एक अच्छी खिलाड़ी हैं, फीमेल खिलाड़ी हैं बैडमिंटन की। और इसका जो आंसर है, मैं आंसर डिस्कस कर देता हूँ फिर स्टोरी बताते हैं इनकी। तो 2015 इसका आंसर है, ठीक है। 2015 फीमेल प्लेयर हैं बैडमिंटन की, और वर्ल्ड नंबर 1 रह चुकी हैं 2015 में, जैसा कि मैंने बताया। और ये वर्ल्ड नंबर 1 पे जो आई हैं, ये सेकंड आफ्टर प्रकाश पादुकोण, मतलब कि प्रकाश पादुकोण ने 1980 में, ये पहले ही हमारे इंडिया की तरफ से एक पहले मतलब मेल हैं जिन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 हासिल कर लिया था, ठीक है। हालांकि लड़कियों में पहले साइना नेहवाल हैं, ठीक है, याद रखें। और नॉर्मली पूछा जाए कि भाई सेकंड खिलाड़ी बैडमिंटन का कौन है जो वर्ल्ड नंबर 1 हासिल किया, तो वो साइना नेहवाल हैं, ठीक है दोस्तों। जानते होंगे आप कि 3 ओलंपिक पार्टिसिपेशन है इनकी तरफ से, जिसमें सबसे स्पेशल इनकी तरफ से 2012 का, जो कि लंदन में हुआ था, ठीक है दोस्तों, लंदन में हुआ था। और इसमें इनका ब्रॉन्ज मेडल था, याद रखें ब्रॉन्ज मेडल था, ठीक है। फोटो आपके सामने आप देख सकते हैं। साइना नेहवाल जी को तो हर कोई जानता ही है, ये इनके मदर एंड फादर के साथ पिक है, ठीक है। और प्रकाश पादुकोण जी को भी आप एक बार देख लीजिए। प्रकाश पादुकोण को अगर आप नहीं जानते हैं इनको, तो ये दीपिका पादुकोण जी के फादर हैं, ठीक है। तो इनकी क्या अहमियत है, इनको आपको पता होगा, फर्स्ट इंडियन है ये जिन्होंने ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती थी। काफी बड़ी चैंपियनशिप है, ठीक है, बर्मिंगम में जो हर बार होती है। 1899 से ये हमेशा से चल रही है। तो ये पॉइंट एक आता है हमेशा कि ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन जो चैंपियनशिप है, ठीक है, ये कब से चलती आ रही है, तो 1899 से चलती आ रही है, ठीक है। और ये फर्स्ट इंडियन है प्रकाश पादुकोण जिन्होंने ये जीती थी। इसके अलावा अगर ये पूछा जाए कि भाई इन्होंने 2015 में, अब मैंने आपको बता दिया 2015 में ये वर्ल्ड नंबर 1 बनी है, लेकिन कैसे बनी है, हालांकि आप मूवी भी देख सकते हैं इनकी, अभी नेटफ्लिक्स पे मूवी आई है, ठीक है। तो वो मूवी आप पूरी देख लीजिए, उसी से मैंने हालांकि ये मूवी देखी थी तो उसी से क्वेश्चन बनाया है। तो अगर आप मूवी देखेंगे तो उसमें एक टूर्नामेंट दिखाया है, लखनऊ में जो टूर्नामेंट होता है, और नाम क्या है उसका, सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट, ठीक है, इंटरनेशनल टूर्नामेंट, ठीक है। सैयद मोदी जी के बारे में अभी आपको बताएंगे। तो इस टूर्नामेंट में इन्होंने उस टाइम की वर्ल्ड नंबर 1, मतलब कि कैरोलिना मैरिन, मतलब आपके सामने आप फोटो देख सकते हैं, कैरोलिना मैरिन फीमेल खिलाड़ी, फाइनल्स में इनके साथ इनका मैच हुआ था। और काफी एग्रेसिव खिलाड़ी हैं, आपको मूवी में भी आप देखोगे कितनी एग्रेसिव खिलाड़ी हैं। एक पॉइंट लेती सामने वाले पे इतना प्रेशर दिखा देती हैं जैसे पूरा मैच जीत लिया है उन्होंने, ठीक है। ये जीता इन्होंने। इसके बाद इन्होंने इंडिया ओपन सीरीज जीती 2015 में, और वो जीतते ही 2 अप्रैल, ठीक है, अगर डेट भी आ जाए किस दिन तो आपको पता होना चाहिए, हालांकि मूवी में ये सारी चीजें दिखा रखी हैं। तो 2 अप्रैल 2015 की मैं बात कर रहा हूं, जिस दिन BFI, मतलब कि इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन की तरफ से लिस्ट आई थी, और उसमें वर्ल्ड नंबर 1 साइना नेहवाल जी को चुन लिया गया था, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगर मैं बात करूं सैयद मोदी जी की, जिनका नाम मैंने अभी लिया, तो इनके बारे में पहले भी थोड़ा सा बता चुका हूं। ये 8 टाइम नेशनल चैंपियनशिप विनर रह चुके हैं, ठीक है, 8 टाइम नेशनल चैंपियनशिप विनर रह चुके हैं। विनर लिख देता हूं मैं सीधा, नेशनल आप समझते होंगे सीधा। कब से लेके कब तक पूछा जाए तो आप थोड़ा सा आपको रिकॉर्ड में याद रहे, तो 1980 से लेके 1987 तक, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा ये इनकी ज्यादा उपलब्धि नहीं है। सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है कि इनका गोल्ड मेडल है, ठीक है, किसमें है, 1982 कॉमनवेल्थ गेम्स जो कहाँ पे हुए थे, तो ऑस्ट्रेलिया में हुए थे, ठीक है। पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने बैडमिंटन में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है। और इनके साथ काफी कंट्रोवर्सी भी हो रखी है, आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ शॉर्ट में। टाइम है 1980 के आसपास की, 1988 की। इनको गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई थी जिस टाइम ये प्रैक्टिस अटेंड करके अपना उस स्टेडियम से बाहर आ रहे थे। उस टाइम पे इनकी वाइफ थी अमिता जी, जो आपको फोटो में दिख जाएंगी, ठीक है, अमिता जी। हालांकि इन्हीं के ऊपर उस टाइम पे जो इनके मर्डर का इल्जाम आ गया था, क्योंकि इन्होंने, मतलब जब भी इनका शॉर्ट डेड का पता चला कि भाई डेथ हो चुकी है, इनके संबंध संजय सिंह, आप फोटो में देख सकते हैं, संजय सिंह जी जो MP हैं, इनके साथ संबंध पाए गए और शादी भी इन्होंने कर ली। तो पुलिस ने तो खैर पहले ही FIR कर दी थी इनके खिलाफ। पुलिस इतनी वीक नहीं है इंडिया की कि इतना भी पता ना लगा पाए कि आखिर ये चल क्या रहा है।
पर अब इसका रिजल्ट मुझे इतना मालूम नहीं है, अगर मालूम चलता है तो मैं बिल्कुल किसी वीडियो में किसी दिन आपके सामने लाएंगे इसको। तो आई विश आपको ये थोड़ा सा पता, देखो अपने अपने फेमस जो खिलाड़ी हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। कंट्रोवर्सीज भी एक पार्ट है उनको याद रखने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन, आरडीए की फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरडीए? तो आरडीए आप हर जगह न्यूट्रिशन जब जब आप पढ़ोगे आरडीए आपके सामने आएगा, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? रिकमेंडेड, सॉरी सी ऑप्शन, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। हालांकि लोगों को लगता है सरकार जो आरडीए बनाती है, जैसे यूएसए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूएचओ, ये आरडीए पढ़ के लोगों को लगता है रिक्वायर्ड डाइटरी अलाउंस है, मतलब कि वो कह रहे हैं कि आपको कितने सोडियम की जरूरत है, सोडियम का एग्जांपल लें तो कितने सोडियम की जरूरत है ये लगता है। हालांकि उनको नहीं पता कि आपको कितनी जरूरत है। रियली ये बात सच है। जो ये चीजें होते हैं, जो ये आपका मेजरमेंट होती हैं, ये मान के चलिए जैसे हम सोडियम की बात मैं करूं अगर, तो सोडियम आपको पता होगा, डब्ल्यूएचओ कहता है सोडियम, जैसे आपके सामने मैं थोड़ा डिस्कस करके बताता हूँ, आपको आइडिया लग जाएगा। डब्ल्यूएचओ कहते हैं कि 2 ग्राम हमें सोडियम डेली लेना चाहिए, ठीक है। और अमेरिकन हेल्थ एसोसिएशन, जो सबसे बड़ी एसोसिएशन है हेल्थ की, वो कहते हैं 1.5 ग्राम से लेके 2.3 ग्राम, ठीक है। ये इसमें मैं वेरी कर जाता है, जिनको ब्लड प्रेशर की दिक्कत है या कोई डिसीज है, कोई भी साइकोसोमेटिक डिसीज है, उसको 1.5 या नॉर्मली 2.3 से नीचे लेना है हर इंसान को। अब डब्ल्यूएचओ कह रहा है 2, और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन कह रहा है इतने से लेके इतने तक, तो माने किसकी? तो इसीलिए कहते हैं कि भाई उन्हें आपके एक्यूरेट डाटा नहीं पता, आपका बॉडी टाइप नहीं पता, आपकी कितनी पीछे आपने कितना नमक खाया है, आपकी बॉडी कितनी सेंसिटिव है उसको लेके, आपके देश में जो जेनेटिक्स है उसमें कितने हावी है वो नमक, ठीक है दोस्तों। तो वो रिकमेंड करते हैं, बस सिफारिश करते हैं कि हाँ हमारी तरफ से ज्यादातर जो पॉपुलेशन है उसके लिए डाटा सही है। अब आपके लिए कितना सही है वो आप देख लीजिए खुद पर्सनली, ठीक है। तो आई विश आपको ये थोड़ा सा समझ आ गया होगा, मैंने एग्जांपल लेके भी आपको ये समझा दिया है। 8th क्वेश्चन पूरा डिस्क्राइब करेंगे, थायराइड ग्रंथि का कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड? तो थायराइड ग्लैंड की यहाँ बात हो रही है, तो बताइए कौन सा फंक्शन है इसमें दोस्तों। इंग्लिश में भी ऑप्शंस दिखा दिए हैं मैंने, तो आपने एकदम सही बताया है, इसमें डी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा यहाँ पे, बेसल चयापचय दर को बढ़ाता है। थायराइड की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, थायराइड ग्लैंड की, जो हमारे गले में पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। आपके सामने फोटो है कि थायराइड ग्लैंड दिखता कैसा है, ठीक है। तो इस तरीके का दिखता है आपका थायराइड ग्लैंड। जब ये फूल जाता है तो इसको एक डिसीज कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? गॉइटर कहते हैं। ये किसकी कमी से होता है? पेपर में अक्सर पूछा जाता है, तो आयोडीन की कमी से होता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो थायराइड जो आपका ग्लैंड है, ये एक मेन हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है। हार्मोन तो बहुत सारे हैं, लेकिन कलेक्टिवली इसको एक हार्मोन से नाम से जाना जाता है। तो उस हार्मोन का क्या नाम है दोस्तों? तो थायरॉक्सिन, ठीक है, याद रखें, थायरॉक्सिन, या इसको हम एक नाम और से जानते हैं T4 हार्मोन, ठीक है, T4 हार्मोन। तो इसका काम क्या है दोस्तों? तो ये इसका जो मेन काम है, ये आपके बेसल मेटाबॉलिक रेट को अच्छा करता है, ठीक है, जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया हिंदी में, बेसल चयापचय दर को बढ़ाता है। BMR, मैं इसके बारे में पूरी एक वीडियो बनाने की सोच रहा हूं। तो BMR, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, BMR, BMI और टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फाइबर्स, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो मैं सोचता हूँ कि टॉपिक वाइज वीडियो भी लाई जाए, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं इसके ऊपर। BMR में आपको बताना चाहूँ, ये हमारे को बताता है कि आपकी बॉडी पूरे दिन में कितनी एनर्जी, मतलब कि कैलोरीज बर्न करती है। और ये रेस्ट करके, जैसे आप ये सोच सकते हैं कि जब आप रेस्ट करते हैं, आपकी बॉडी एकदम रेस्ट मोड पे, आप लेटे हुए हैं बेड के ऊपर, तो उस टाइम पे भी आपकी एनर्जी बर्न हो रही है, क्योंकि देखो आप सांस ले रहे हो, आप सांस छोड़ दे हो, तो भाई ये एक प्रोसेस है, इसमें भी एनर्जी लगती है, ठीक है। अंदर दिल चल रहा है, दिल को चलाने के लिए भी एनर्जी चाहिए, डाइजेशन हो रहा है उसमें भी एनर्जी चाहिए, ब्लड सर्कुलेट हो रहा है उसमें भी एनर्जी चाहिए, आंखों को चाहिए, नाक को चाहिए, हर चीज को, ब्रेन को चाहिए सबसे ज्यादा। तो ये जो एनर्जी है सारी मिलके, जितने भी सारे काम मैंने बताए, ज्यादातर इनको जो एनर्जी लगती है वो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है। इसको निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, हालांकि एक्यूरेट कोई भी नहीं है, पर लमसम लमसम सारे अच्छे तरीके हैं, कभी डिस्कस करेंगे इस चीज के ऊपर। और यहाँ पे बी ऑप्शन अगर आप देखो कि सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ फंक्शनल टी सेट, कार्यात्मक टी कोशिकाओं के विकास का समर्थन करते हैं। तो ये किसके लिए बात कही गई है दोस्तों? यहाँ पे
बी ऑप्शन की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ये जो बी ऑप्शन है दोनों मैंने टिक कर दिए हैं। तो सही बताया थाइमस ग्लैंड, आपको पता होगा थाइमस ग्लैंड कौन सा होता है, ठीक है। बाकी नहीं पता है तो आप फोटो में देख सकते हैं थाइमस ग्लैंड कहाँ पे होता है, आपके स्टर्नम के पीछे ये होता है थाइमस ग्लैंड। इसका जो मेन काम होता है वो यही होता है, ये हमारे को इम्यून सिस्टम को हमारे अच्छा करता है, जो कि टी सेल्स होते हैं। इसके अलावा ये प्रोटीन का सिंथेसिस भी करता है। जब भी आप देखते होंगे कि जो बच्चे होते हैं जब हम छोटे थे, हम भी 8वीं 9वीं में पढ़ते थे या 7वीं 8वीं में, हम कभी घर पे नहीं टिकते थे, हमेशा खेल खेल खेल। आप भी रहते होंगे, मैं भी रहता था। तो हमारी डाइट इतनी अच्छी नहीं होती है, माँ बाप खिलाने की कोशिश बहुत करते हैं लेकिन खाते नहीं है इतना ज़्यादा। पर तब भी हमें कोई डिसीज नहीं होता है, हमें जल्दी से कोई बीमारी नहीं पकड़ती है, क्योंकि हमारे बॉडी में जो प्रोटीन है वो बनाता है थाइमस ग्लैंड, ठीक है। और इम्यून सिस्टम भी कौन अच्छा करता है, तो थाइमस ग्लैंड। लेकिन हमारी प्यूबर्टी के टाइम, प्यूबर्टी आप मान के चलें 14 साल के आसपास आ जाती है सब में, तो 14 साल में ये थाइमस ग्लैंड धीरे धीरे खत्म होने लगता है और इसका असर खत्म हो जाता है, हार्मोन निकालना ये बंद कर देता है। तो याद रखें, काफी इंपॉर्टेंट है। सी ऑप्शन रक्त के में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है, रेगुलेट कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। तो सी ऑप्शन कौन सा है दोस्तों, आप अगर हार्मोन्स आपने पढ़े हैं एंडोक्राइन तो आप बता सकते हैं। तो सही बताया पैराथायरॉयड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड। ये जो है, ये आपके सामने मैं फोटो लगा देता हूँ, फोटो है ये आखिर होते क्या है, तो जो थायराइड ग्लैंड होता है उसके अगर आप पीछे की तरफ से देखेंगे, जैसा मैंने फोटो में दिखाया है पीछे की तरफ से हम देख रहे हैं, तो ये पैराथायरॉयड ग्लैंड्स होते हैं। अक्सर एक क्वेश्चन आता है कि कितने होते हैं ये, तो इनका नंबर बता देना कितने होते हैं, तो 4 होते हैं, याद रखें 4 होते हैं। ये हमारे बॉडी में कैल्शियम लेवल को नियंत्रित करता है, ठीक है। अगर कैल्शियम कम होने लग जाता है तो ये हड्डियों में से या और भी जो चीजें हैं उनमें से निकाल निकाल के हमारे को प्रोवाइड करने लग जाता है, ठीक है। तो याद रखें। अब कौन सा ऑप्शन रह गया दोस्तों इसमें, सही बताया ए ऑप्शन और रह गया है। तो मादाओं में दूध उत्पादन को उत्तेजित करता है, स्टिमुलेट द मिल्क प्रोडक्शन इन फीमेल। तो ये किसका कार्य है, ये आपको पता होना चाहिए, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड मतलब कि पीयूष ग्रंथि, इसके बहुत सारे काम है आप जानते होंगे, किसी दिन इस पे एक पूरी वीडियो बनाई जाएगी। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में भी अगर हम देखें तो कौन सा हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है और उसका काम ये है, तो सही बताया आपने, प्रोलैक्टिन। यहाँ पे लैक्टिन का वर्ड, लैक्टिन का मतलब ही आपका दूध से रिलेटेड होता है। जैसा कि आपने देखा होगा लैक्टोज, लैक्टोज एक कार्बोहाइड्रेट है, तो यहाँ पे भी लैक्ट आपको दिखता है, तो ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है जो दूध में पाया जाता है, ठीक है। तो लैक्टिन और लैक्टोज जहां भी मिले वो दूध की बात हो रही है। और इसका एक दूसरा एक और नाम है लुटियोट्रॉफिक हार्मोन। तो याद रखें, सारे के सारे आपको समझा दिए। वीडियो कैसी लग रही है, अगर अच्छी लग रही है तो यार लाइक तो करना बनता है, ठीक है। 9th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हृदय प्रणाली पर व्यायाम का दीर्घकालिक प्रभाव नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टर्म इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। हालांकि आंसर लिखा हुआ है, ठीक है, तो आंसर यहीं पे लिखा हुआ है, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। हार्ट रेट रिकवरी की अवधि बढ़ती है, ठीक है, ये गलत है यहाँ पे, हार्ट रेट रिकवरी पीरियड इंक्रीजेज, ठीक है दोस्तों, ये गलत है। मतलब कि हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि मैं ज्यादा एक्सरसाइज करता हूं, मैं 5 साल से एक्सरसाइज करता हूं, इस वजह से मेरा जो दिल है वो रिकवरी में ज्यादा टाइम लेता है, ठीक है। तो ऐसा तो कुछ नहीं है भाई, कम टाइम लेगा रिकवरी में, सही सिंपल सी बात है, क्योंकि मसल्स आपकी बन जाएंगी, हार्ट की जो मसल्स होती हैं उसमें हाइपरट्रॉफी, एथलेटिक हार्ट आपको देखने को मिलेगा। 10th क्वेश्चन, प्राणायाम का सही क्रम है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्राणायाम। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर, आप इसको देख लीजिए एक बार, प्राणायाम साइकिल इसमें मैंने पूरा दिखा रखा है। फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है, तो पूरक होता है। सेकंड स्टेप कुंभक होता है, पूरक का मतलब सांस लेना, कुंभक का मतलब जो सांस आपने ली है उसको रोक के रखना, और थर्ड रेचक, मतलब कि रेचक मतलब सांस छोड़ना। और एक और होता है, हालांकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है इसको, ये होता है शून्य का। तो शून्य का मतलब क्या होता है, सांस जब हम छोड़ते हैं तो छोड़ने के बाद भी अगर हम अपनी जो रेस्पिरेशन है उसको होल्ड करके रखें, सांस ना लें जल्दी से, तो वो शून्य का है, ठीक है। तो इसमें कौन सा आंसर सही रहेगा दोस्तों, तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा, पूरक कुंभक रेचक, ठीक है। इसका एक शॉर्ट फॉर्म अगर मैं बताना चाहूं तो PKR, यहां से आप याद रख सकते हैं, पीके मूवी भी आई थी तो उससे रिलेट कर सकते हैं। 11th क्वेश्चन, अंतराल प्रशिक्षण के रूप में भी जाना जाता है, इंटरवल ट्रेनिंग इज ऑल्सो नोन एज, तो किस नाम से जाना जाता है, सही बताया आपका
सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, फ्रेबर्गर ट्रेनिंग, फ्रेबर्गर ट्रेनिंग। तो ये आपने पहली बार सुना होगा, ठीक है। वोल्डेमर ग्रेसलर जिन्होंने इसका इन्वेंशन किया था, तो वो कहाँ किया था, तो वो इसी यूनिवर्सिटी में किया था, फ्रेबर्गर यूनिवर्सिटी। इस वजह से इसको फ्रेबर्गर ट्रेनिंग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसकी जो स्पेशलिटी है, इस ट्रेनिंग की जो स्पेशलिटी है जिसे आप पहचानते हो, तो इसमें क्या है दोस्तों, इनकम्प्लीट रिकवरी, मतलब कि पूरी तरीके से रिकवरी का टाइम नहीं दिया जाता है, ठीक है। इनकम्प्लीट रिकवरी, ऐसे नहीं कि बंदा जो आपका ट्रेनिंग जिसको दे रहे हो बिल्कुल जब रेस्ट मोड में आके एकदम अच्छे से बड़े रिलैक्स हो गया, फिर उसको कह रहे हो चल भाई एक सेट और मार ले, तो इस टाइप की ट्रेनिंग नहीं है ये, इनकम्प्लीट रिकवरी होती है इसमें, ठीक है। 12th क्वेश्चन, जो एंजाइम वसा को पचाने में मदद करता है, विच एंजाइम हेल्प्स टू डाइजेस्ट फैट, तो कौन सा एंजाइम है दोस्तों, वो सही बताया आपने, लाइपेज, ठीक है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा, इसको ज्यादा नहीं समझाएंगे, काफी बार पहले मैं समझा चुका हूं इसको, तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा यहाँ पे। और इसमें अगर मैं बात करूं, ए आपका एमाइलेज है, एमाइलेज आप जानते होंगे किसको पाचन करता है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट को। प्रोटीएज किसको करते हैं, आपको प्रोटीन को छोटे छोटे पेप्टाइड्स में बांटता है, फिर एमिनो एसिड में। और लाइपेज मैंने आपको बता दिया फैट में, ठीक है। सबसे ज्यादा जल्दी एनर्जी कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट, सबसे ज्यादा एनर्जी कौन देता है, फैट्स। तो ये चीजें याद रखनी है आपको। 13 क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आने की चांसेस हैं आगे। 1 पाउंड वसा में कितनी कैलोरी होती है, हाउ मच कैलोरीज इक्वल्स अबाउट 1 पाउंड ऑफ फैट। अब देखो यहाँ पे इसने क्वेश्चन को हिला के रख दिया है, ठीक है। ये चाहता तो 1 ग्राम भी पूछ सकता था आपसे, लेकिन 1 ग्राम इसको पता है कि बच्चा बच्चा जानता है कि 9 ग्राम कैलोरीज होती हैं, सॉरी 9 कैलोरी, 9 ग्राम नहीं, गलती हो गई, 9 कैलोरीज, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे बदल दिया, आपको पता होना चाहिए जो 1 पाउंड होता है जिसको हम 1 LB भी कहते हैं, LB, ठीक है। तो 1 LB में कितने ग्राम्स होते हैं, 453 के लगभग होते हैं, ठीक है, 453 पॉइंट कुछ होता है, तो पॉइंट से छोड़िए आप 453। तो यहां पे बात कर रहा है कितने में दोस्तों, 1 पाउंड में, ठीक है। तो 1 पाउंड में कितने ग्राम होते हैं, मैंने आपको बता दिया 453 ग्राम होते हैं। और 1 ग्राम में कितनी एनर्जी देता है फैट, तो 9 देता है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 9 3 27 का 2 यहाँ, 9 5 जा 45 और 2 7 और 1 4 यहाँ पे, 9 4 जा 36 और ये 4077। तो अगर आप अप्रोक्सीमेटली देखें तो 4000 यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ए ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। और जो मैंने आपको डाटा बताया है अभी कि भाई पाउंड को अगर ग्राम में करना हो या आपको केजी को एलबी में करना, तो ये चार्ट आप देख लीजिए, 1 LB इजकल टू 453.59237, हर बाद का छोड़ देना, 453 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अच्छा लगा होगा आपको ये क्वेश्चन देख के, खुद बनाए हैं ये क्वेश्चन सारे। 14th क्वेश्चन, डेंगू के लिए कौन सा संक्रामक जीव जिम्मेदार है, विच इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेंगू। तो आप जानते होंगे वायरस है जिसको हम डेंगू वायरस भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों, डेंगू वायरस कहा जाता है। और ये वायरस आखिर होते क्या हैं, ये जितने भी मैंने यहाँ पे बात करी है, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, वायरस, ठीक है, ये होते क्या है, तो ये पैथोजन होते हैं। पैथोजन मतलब कि जो हमें बीमारी करते हैं मेनली, ठीक है, सबसे मेन जो मतलब कि यही वायरस, बैक्टीरिया, जो डिफरेंट टाइप के पैथोजन होते हैं। और जो मच्छर होता है जो हमें करता है, अब उस मच्छर के अंदर, जैसे ये मच्छर आपके सामने डेंगू का मच्छर है, ठीक है, तो इस मच्छर के अंदर पैथोजन आ चुका है, वायरस है जो डेंगू वायरस, अभी हमारे पास आएगा और ये हमें इन्फेक्ट कर देगा, ठीक है। तो ये मच्छर क्या है, ये वेक्टर है, एक वेक्टर मतलब कि जिसके जरिए वो आ रहा है, जो भी मच्छर है वो एक जरिया है, ठीक है। तो याद रखें पैथोजन और वेक्टर में क्या अंतर होता है। 15th क्वेश्चन, फाइबर पूरक का नाम है, द नेम ऑफ फाइबर सप्लीमेंट इज। तो आप जानते होंगे ईसबगोल हस्क, यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर है, ईसबगोल की भूसी। आपने देखा हो बहुत बार, जिन लोगों को कब्ज की दिक्कत होता है, कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, वो रात में पानी में या दूध में जैसे भी 1 चम्मच ईसबगोल या 2 चम्मच डाल के जरूर पीते हैं, ताकि वो सुबह अच्छे से फ्रेश हो पाए, ठीक है। तो फाइबर का वैसे मैं बताना चाहूंगा, तो फाइबर को एक और नाम से जानते हैं हम, किस नाम से दोस्तों, तो रोफेज, ठीक है, किसके नाम से, रोफेज। और इसका वैसे हमारी बॉडी में कोई काम नहीं है, क्योंकि बॉडी इसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पाती है, लेकिन जो ये 2 3 इसके काम है, एक तो ये हमारे को सुबह फ्रेश होने में बड़ी हेल्प करता है, क्योंकि ये आपका 2 तरीके के होते हैं फाइबर, आपको पता होना चाहिए, एक सॉल्युबल होते हैं, घुलनशील होते हैं, और एक अघुलनशील, पानी में अघुलनशील। तो ये वाला जो मैंने बताया ये अघुलनशील होता है, जो अघुलनशील होते हैं वो मतलब कि
आपके स्पंज जैसे हो जाते हैं, मतलब कि अंदर जाके खाना जैसे छोटा सा हो जाता है, उसको छोटा नहीं होने देते, पेट को एकदम भरा भरा रखते हैं, इंटेस्टाइन में एकदम भरा भरा रहता है, तो आप फ्रेश भी अच्छे से हो पाते हैं, कब्ज नहीं होती है। पानी को होल्ड करके रखता है, और पानी को होल्ड रखोगे तो कोई भी चीज़ बड़ी आसानी से निकलेगी, तो सुबह इसीलिए फ्रेश आप आसानी से हो पाते हैं। ठीक है, ये प्लांट बेस्ड फूड है, आपको पता होना चाहिए, प्लांट से पाया जाता है। हमारे जो गेहूं होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, सब्जियां होती हैं, नट्स होते हैं, बीन्स होते हैं, उनमें सब में ये पाया जाता है। ठीक है, ईसबगोल आपके सामने है, आप इसे देख सकते हैं, इस तरीके का डब्बा होता है, और इसका अगर पूरा केमिकल नेम पूछा जाए तो इसको फाइलियम हस्क कहते हैं, जैसे कि डब्बे पे लिखा है आपका, क्या कहते हैं, फाइलियम हस्क। ठीक है, ये एक पौधा है, उसके जो ऊपर फूल से लगते हैं उसके ये पत्ते होते हैं, जैसा कि आप क्लोज पिक में एक देख सकते हैं, ये वाली फोटो में आपको अच्छे से दिख जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो याद रखें, अगर आपके कब्ज है, बिल्कुल भी कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है, तो जरूर फाइबर्स का इंटेक ज़्यादा करें। अगर आप नेचुरली नहीं कर सकते हैं तो ऐसे सप्लीमेंट लें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 16th क्वेश्चन, ओलिगोसैकेराइड को शुगर कहा जाता है। ओलिगोसैकेराइड्स आर कॉल्ड शुगर्स। क्या ये सच है जो मैं कह रहा हूं? तो सही बताया आपने, एकदम सही बताया, सच्ची बात कही है मैंने, क्योंकि मैं झूठ नहीं कहता हूं। ओलिगोसैकेराइड्स को शुगर भी कहा जाता है। ओलिगोसैकेराइड्स कौन से होते हैं दोस्तों? जैसे कि आप जानते हो, कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, जिसमें शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, अब जैसे मोनोसैकेराइड होता है तो उसमें एक शुगर का मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, एक शुगर का मॉलिक्यूल। फिर डाइसैकेराइड होता है, मैं एम लिख देता हूं यहाँ पे, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ऐसे ही कौन सा आता है, ओलिगोसैकेराइड। इसमें 2 से लेकर 10 शुगर के आपके मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। इसके बाद 10 से भी ऊपर जो होते हैं वो कौन से होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, पॉलीसैकेराइड्स। इसका अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताना चाहूँ तो इसका जो एग्जाम्पल है वो आपका रेफिनोज होता है। ठीक है, रेफिनोज। ठीक है, रेफिनोज आप 11th-12th की बुक में इसको देख सकते हैं। रेफिनोज किस में होता है? जो हमारा चुकंदर होता है, जो बीट शुगर होता है, ठीक है, उसमें आपका रेफिनोज पाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए ये। और एक चीज और, जिनके भी पीछे भी आप ओज देखते हैं, जैसे ग्लूकोज, गैलेक्टोज, आपका लैक्टोज, और अभी मैंने बताया रेफिनोज, इस तरीके की जितने भी चीजें ये शुगर होती हैं। ठीक है, इनको हम शुगर में लेके चलते हैं। जो पॉलीसैकेराइड होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है, पॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं, थोड़ी स्पेलिंग गलत हो गई, माइंड मत करना। तो 10 से ज़्यादा जिनमें शुगर के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं उनमें शुगर नहीं होती है, क्योंकि उनके आप नाम भी देखोगे तो स्टार्च, ठीक है, इस तरीके के नाम होते हैं, इसमें कहीं भी आपको ओज देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये एक ट्रिक है, आप इससे भी याद कर सकते हैं। 17th क्वेश्चन, फिर आते हैं आज के होमवर्क, देखते हैं कौन कौन आज होमवर्क का सही जवाब देता है। बड़े मेरे को अच्छा लगता है आपके होमवर्क के जवाब देख देख के, कितने एफर्ट्स करते हैं सारे। सामान्य मानव रक्त की अधिकांश मात्रा निम्न में से बनी होती है। मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ नॉर्मल ह्यूमन ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ। तो इसका आंसर क्या है? तो सही बताया आपने, प्लाज्मा एकदम करेक्ट आंसर है। यहाँ पे गलती लोग ये करते हैं, सोचेंगे रेड ब्लड सेल्स तो सबसे ज्यादा होते हैं, सर ने बोला था मिलियंस में होते हैं, तो ऐसा नहीं है, मिलियंस में होते होंगे, लेकिन जो कंपैरेटिवली देखा जाए तो प्लाज्मा का परसेंटेज हमारे जो ब्लड है उसमें ज्यादा होता है। ठीक है, प्रतिशत ज्यादा होता है। ठीक है, चाहे तो आप ये फोटो देख सकते हैं, इसमें आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अगर एक शीशे में आप थोड़ा सा ब्लड लेते हैं और उसमें देखते हैं कि भाई कितना प्लाज्मा है, तो 55% प्लाज्मा है। लाल रक्त कोशिकाएं 41% है, मैंने कम नहीं बोला, लेकिन प्लाज्मा इससे ज्यादा होता है। और व्हाइट रक्त कोशिकाएं और आपकी प्लेटलेट्स, ठीक है, जिन्हें हम ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, 4% होते हैं। ठीक है, तो अब आ जाते हैं आज के होमवर्क पर। काफी अच्छा क्वेश्चन है होमवर्क के लिए आपके। ये क्वेश्चंस तो जो कर पाएगा वो अच्छे से स्टडी कर रहा है, काफी डीप जाके फिजिकल एजुकेशन को समझ रहा है। एक व्यक्ति जिसका शरीर का वजन 90 किलो है और उसकी ऊंचाई 1.77 मीटर है, बीएमआई के अनुसार वह किस श्रेणी में आता है? तो ये मैंने खुद बनाया, आप बताना कैसा क्वेश्चन लगा। अ पर्सन हुज बॉडी वेट इज 90 kg and his height is 1.77 meter according to BMI, in which category he falls? ऑप्शंस आपके सामने है, जरूर बताइएगा। 19 क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले एकमात्र जिम्नास्ट खिलाड़ी कौन है? Who is the only gymnast player to represent India in Tokyo Olympics 2021? ऑप्शंस आपके सामने है दोस्तों, जरूर बताना है।
अगर आप वीडियो देखते हैं तो होमवर्क ना बताएं तो ये मेरे साथ नाइंसाफी होगी। मैं इतनी मेहनत करके वीडियो बनाता हूं तो जरूर बताया करें। उच्च आरबीसी किस बीमारी का कारण बनता है? आपके सामने बहुत सारे नाम है बीमारियों के, बताना जरूर। हाई आरबीसी कॉजेज विच डिसीज? तो बताएं दोस्तों, 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, तीनों में से कौन तीनों सही करेक्ट आंसर करता है? पिछली अगली आने वाली वीडियो में उनका नाम लेके स्पेशली बताया जाएगा कि किन के आंसर एकदम करेक्ट है, 3 में से 3 करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसी लगी है जरूर बताएं, हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो लाने में, और अच्छा लगेगा और मेहनत करेंगे ताकि अच्छे से अच्छे कंसेप्ट आपके सामने ला सकें। अपने फिजिकल एजुकेशन के जो दोस्त हैं उनके साथ जरूर शेयर करें इस वीडियो को, ताकि ये जो फ्री में जो ज्ञान मिल रहा है यूट्यूब पर, हम ही नहीं जो और भी टीचर्स जो हैं जो दे रहे हैं, तो वो सारे ले सकें। ठीक है दोस्तों, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।